नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज मैं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं प्रश्न बैंक के हल। हम सब सर्वप्रथम कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक के पाठ 2 के न्यग्रोध वृक्षः के प्रश्न और उत्तर को आपके सामने हल करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि इस बार समस्या हमारे साथ यही है कि जो प्रश्न बैंक है उसी में से सारा का सारा पेपर आपका आने वाला है, और यदि हमें प्रश्न बैंक अच्छे से याद होगा तो हम उस पेपर को हल आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट को आपको पता ही होगा कि ब्लूप्रिंट क्या है। ब्लूप्रिंट में इस बार 50 क्वेश्चन आने हैं, जिनमें से जो 30 प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि एक एक नंबर के 30 प्रश्न आने हैं, जिनमें से आपको टिक लगाना होगा और सही आंसर देना होगा। इसके बाद में 10 प्रश्न आपके 3-3 नंबर के होंगे, टोटल नंबर होंगे उसके 30 नंबर। उन 30 नंबर में से आपको ज्ञान परक प्रश्नों के 10 प्रश्न आने वाले हैं। उन 10 प्रश्नों को आपको लिखना है किस तरह से कि एक प्रश्न की 100 शब्दों की अवधि होगी, उस आधार पर आपको लिखना है। उसके बाद में 30 ये तो हो गया। और तीसरा नंबर है समझ परक प्रश्न। जो समझ परक जो प्रश्न है वह आपके 4 नंबर का एक प्रश्न होगा। कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे, कुल अंक 40 होंगे। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का पेपर, जो कि 50 प्रश्नों में समाहित इस बार हुआ है, या पहली बार इस प्रकार का पैटर्न आया है। लेकिन एक अच्छी खासियत यह भी इन्होंने दी है कि इसमें प्रश्न बैंक इन्होंने दे दिया है, जिसमें कि प्रश्न बैंक में से ही आपके संपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। तो हम आपको प्रश्न बैंक हल करा देते हैं। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वे होते हैं जो ऑथेंटिक होते हैं, जिनका सिर्फ एक ही उत्तर होता है। पहला प्रश्न है, देखिए, प्रकृति ही असंतुलन में एवं पर्यावरण से किम भवति। यदि प्रकृति में असंतुलन हो जाएगा तो उसका क्या कारण होगा, फिर पर्यावरण का क्या हो जाएगा। तो उसका सही उत्तर है विनाश, कि पर्यावरण का विनाश उसमें संभव है। यदि प्रकृति में असंतुलन होगा तो पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। दूसरा है ममैव इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। ममैव में कौन सी संधि है, तो आप देखते हैं कि आई और औ जहाँ होते हैं वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। ये उसका शॉर्ट ट्रिक होती है जानने की। जहाँ आई और औ होते हैं वहाँ पर वृद्धि स्वर संधि होती है। तीसरा प्रश्न है विसर्ग संदेह उदाहरणम अस्ति। विसर्ग संधि का यहाँ उदाहरण क्या दिया है, तो इसका सही उत्तर है सर्पाश्चा। विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वह है सर्पाश्चा। चौथा प्रश्न है, देखिए, सोयम इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। सोयम इस पद का संधि विच्छेद सही क्या है, तो इसका संधि सही विच्छेद है सोधन अयम। नंबर 2 वाला सही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 5 है बहुबालात इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। बहुबालात जो पद है इसमें कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई नहीं है। तो इसमें एक वचन है, यह पंचमी विभक्ति का एक वचन होता है। जिस प्रकार राम शब्द के रूप होते हैं और रामात रूप बनता है, उसी प्रकार से बहुबाल शब्द से बहुबालात यह शब्द रूप बनता है। अगला प्रश्न है, देखिए, छठवा, कि तुमुन श्रुत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। श्रुत्वा इस पद में कौन सा प्रत्यय है, तो श्रुत्वा इसके हम शब्द रूप के आकार से पता लगा सकते हैं कि जिसके अंत में आधा ता और वाह और या टा और वाह होता है, वहां पर कत्वा प्रत्यय अक्त्वा प्रत्यय होता है। तो श्रुत्वा शब्द में श्रुत्वा धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय का विलीन यहाँ पर किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है कि काकस्य इत्यस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। काकस्य इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो काकस्य जो है रामस्य की तरह इसमें रूप चलेगा और इसमें षष्ठी विभक्ति होती है। यह षष्ठी विभक्ति का एक वचन होता है। 8वां प्रश्न है शाखासु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। शाखासु के इस पद में कौन सा वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या कोई सा भी नहीं है। तो शाखासु जो है वह शाखा शब्द से स्त्रीलिंग का होता है और यह सप्तमी के बहुवचन में इस शब्द का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है नवा विभज्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। तो विभज्य जो है उपसर्ग जो होते हैं वो आगे प्रयोग किए जाते हैं, तो विभज्य में वि उपसर्ग होता है। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए, कि अवदन इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति। तो अवदन जो है वह लंग लकार में होता है। लंग लकार जो कि भूतकाल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए अवदन जो शब्द है उसमें हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर है लंग लकार। इसके बाद है बच्चों, देखिए, 11वां नंबर प्रश्न जो है वह क्या है, यह रिक्त स्थान है कि शाखांतरम चक्रम्य। तो आप इसका उत्तर लिख लेंगे पहले का चक्रम्य। समय का अभाव है इसलिए हम इसका आपको अधिक तरीके से लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि इसलिए आप इसको समझ जाइएगा कि इसमें जो उत्तर है वह है शाखांतरम चक्रम्य। इस पहले खालिस्तान में हम भर देंगे चक्रम्य। दूसरा है पथिकाः मार्गायासम। पथिकाः मार्गायासम परिहरन्ति। आप इसको सुन लीजिए और सुन लिखने के बाद में इसको नोट अवश्य कर लीजिए। 13वां प्रश्न है पक्षिणः शाखासु
नीडानी विरच्य बसंती स्म। नीडानी अर्थात घोंसले बना करके पक्षी यहाँ पर निर्माण करते हैं, बसंती अर्थात रहते हैं। 14वां प्रश्न है वायु अनिलम ददाती। वायु हमें क्या देती है? तो अनिल हमें देती है। वायु हमें अनिलम ददाती, अनिल देती है। 15वां प्रश्न है सूर्य देवा। 15वें प्रश्न में हम लिख देंगे सूर्य देवा कि सूर्य देवा प्रकाशम प्रयक्षति। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 16 है उचितम योजयत। आपको सही जोड़ियों का निर्माण करना है। तो सही जोड़ियों का जब हम निर्माण करेंगे तो जैसे सबसे पहला है प्राचीनम। तो प्राचीनम क्या हो जाएगा? न्यग्रोध वृक्ष। प्राचीन कौन था? सबसे न्यग्रोध वृक्ष जो थे वह सबसे प्राचीन वृक्ष था। दूसरा है वरुण देव। तो वरुण देव वृष्टिम बरसती। वरुण देव क्या देखते हैं? हमें वृष्टिम अर्थात बारिश कराते हैं। तीसरा है फटाटोपम। तो फटाटोपम अर्थात फन को कौन फुसकारने की वाली हरकतें कौन करता है? तो सर्पः करोति। फटाटोप मतलब गुस्से में फटाटोप अर्थात उसके जो मुंह होता है, मुंह को वो करता है, फन को फैलाता है, तो उसी कहता है फटाटोपम। कौन करता है? तो सर्प करता है, तो सर्पा। अगला है सर्पाह। तो सर्पाह जो है वो कहाँ रहते हैं? तो बल्मीकेशु अर्थात बिलों में उनका निवास होता है। इसके बाद है प्रश्न प्रकृति प्रदत्ता वरः वृक्षः। प्रकृति प्रदत्त जो वर है वह कौन है? वृक्ष है, ना कि बल्मीक है। इसके बाद में देखिए इन्होंने एक रिपीटेशन यहाँ पर किया है कि ये प्रश्न नंबर 16 जो है यह भी सेम इन्होंने रिपीट कर दिया, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। इसके बाद आगे देखिए 18वां प्रश्न है ग्रामे कह वृक्षः अस्ति। तो ग्राम में कौन सा वृक्ष था? तो जैसे इस पार्ट का टाइटल है न्यग्रोध वृक्षः, तो हम आपको उसका उत्तर लिख देंगे कि न्यग्रोध वृक्षः। इसका सही उत्तर है न्यग्रोध वृक्षः। 19 नंबर प्रश्न है के मार्गा यासम परिहरन्ति स्म। उत्तर लिख देंगे हम पथिकाः कि पथिकाः मार्गा यासम परिहरन्ति स्म। उत्तर नंबर 20 है कस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। किसकी ध्वनि अंतरिक्ष को छू रही थी? तो उत्तर लिख देंगे हम इसका काकस्य। काकस्य ध्वनि ही अंतरिक्षम अस्पृशत। प्रश्न नंबर 21 है प्रकृति प्रदत्ता वरः कः। प्रकृति प्रदत्त वरः कौन थे? तो वह वृक्ष होते हैं। प्रकृति के द्वारा दिए गए वर कौन है? तो वह वृक्ष होते हैं। प्रश्न नंबर 22 है तरोह पत्राणि खादन कः नंदति स्म। उस पेड़ के पत्ते खाकर के कौन आनंदित होता है? तो इसका सही उत्तर हम लिख देंगे अजापुत्रः कि अजापुत्रः वृक्षस्य फलानि पत्राणि वा खादन नंदति स्म। प्रश्न नंबर 23 है सुकस्य ध्वनि ही। अब देखिए ये जो प्रश्न नंबर 23 है ये आम और ना वाले हैं, आम और ना वाले हैं, तो हमें इसके आगे आम और ना लिखना है। तो जब आम और ना लिखेंगे हम तो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 को। सुकस्य ध्वनि ही अंतरिक्षम अस्पृशत कि सुख अर्थात तोता, कि तोते की जो ध्वनि थी वो अंतरिक्ष को छू रही थी, तो ये वाक्य गलत है, तो आप उसके आगे लिख देंगे ना। अगला है कीटः अर्भकैः सार्धम वसति स्म। कीट जो थे वो अर्भक के साथ रहते थे, इसका सही यह आंसर है, सही है। इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि वृक्षच्छेदकः वृक्षः खंडशः कर्तुम कृतवान। तो नहीं, ये गलत थे वाक्य, क्योंकि जो वृक्षच्छेदक था लकड़हारा था, वह वृक्ष काटने से उसने इनकार कर दिया था। अगला है प्रश्न नंबर 26 वृक्षाणाम छेदनम महत् पापम आम। सही है ये कि वृक्षों का छेदन करना अर्थात वृक्षों को काटना क्या है? वह पाप होता है। अगला है प्रश्न इसमें देखिए सूर्यदेवा वृष्टिम बरसति। सूर्यदेव जो थे वो वृष्टि करते हैं, तो यह आंसर गलत है, क्योंकि वृष्टि कौन करता है? तो वरुण देव जो होते हैं वो वृष्टि करते या बारिश करते या बारिश कराते हैं। अब देखिए ये तो थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब जो आपके प्रश्न आने वाले हैं वो है ज्ञानपरक प्रश्न। ज्ञानपरक प्रश्न में आपको थोड़ा सा लिखना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए आप इसको सुन लीजिए। मैं आपको इस तो लिखवा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बोल दूंगा, बोल करके आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इस समय नहीं है और मैं आपकी सुविधा के अनुसार इसको अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके आपके सामने इसको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप इसको लिख लीजिएगा, आवाज़ को सुनिएगा, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुन करके ही आप इसको लिखिएगा। कर्तव्य विषये सर्वे पशु पक्षिणः। पहला प्रश्न है देखिए कि कर्तव्य विषये सर्वे पशु पक्षिणः किम विचारितम् इति। सभी के सभी पशु और पक्षियों ने कर्तव्य के विषय में क्या विचार करने लगे? तो इसका उत्तर आप लिख लीजिए कि सर्वे पशु पक्षिणः कर्तव्य विषये विचारितम् यत् वृक्षेण अस्माकं कृते सर्वम् उपकृताः फलानि दत्तानि
पत्राणि दत्तानि शाखासु नीडानि विरच्य वयं सर्वे अत्र निवसामः। शाखातः शाखान्तरं चक्रम्य कीटाः अत्रैव निवसन्ति। वृक्षः अस्य कर्तव्यं वहन्ति, किन्तु वयं सर्वे अस्माकं कर्तव्यं विस्मरामः। यह उत्तर आप इसमें लिख सकते हैं कि कर्तव्य के विषय में जो सभी पशु और पक्षी विचार कर रहे थे वह यही विचार कर रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है वृक्षच्छेदनम विषये काष्ठभेदकः किम अवदत्। वृक्ष काटने के लिए वृक्ष काटने के लिए जब सारे के सारे वहाँ गए तो उसने क्या कहा, तो उसने ये कहा, लिखिए कि वृक्षच्छेदन विषये काष्ठभेदकः अवदत् यत् वृक्षाणां छेदनं महत् पापम् इति मया अधिगतम् अस्ति, अतः अहं न्यग्रोधवृक्षस्य छेदनं न करिष्यामि। इसलिए मैं वृक्ष छेदन का कार्य नहीं करूँगा, उसने मना कर दिया था। अगला प्रश्न है न्यग्रोध वृक्षः इति पाठं किम शिक्षयति। न्यग्रोध वृक्ष जो पाठ है आपने पढ़ा है बच्चों, इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो इस पाठ से आपको शिक्षा मिलती है, लिखिए न्यग्रोध वृक्षेण वयं शिक्षा प्रापयामः यत् वृक्षः प्रकृति प्रदत्तः वरः। वृक्षः न कमपि एकस्य संपत् भवितुम् अर्हति। वृक्षाः प्रकृति प्रदत्ताः सर्वेषां वृक्षः प्रकृति प्रदत्तः वरः वर्तते, अतः न कस्यापि एकस्य अत्र अधिकारः वर्तते इति। प्रश्न नंबर 4 है वृक्षः मानव जीवने कथम सहायकः सा विस्तारम लिखत। मानव जीवन में वृक्ष किस प्रकार से सहायता देते हैं यह लिखिए वृक्षः मानव जीवने सहायकः भवति कथमिति चेत् वृक्षाः मानवस्य कृते सर्वप्रथमं वायुः ददाति। वृक्षाणां साहाय्येन वृष्टिं भवति, येन कृषकाः कृषिकर्मं कुर्वन्ति। वृक्षाः वायुः ददाति, काष्ठः ददाति, फलानि ददाति, पत्राणि ददाति। सर्वं वृक्षेण बिना मानवस्य जीवनं समीचीनतया चलितुं नार्हति। अगला प्रश्न है पाठे समागता अव्ययानि पदानि लिखत। तो इसका प्रश्न आप पाठ में से ही लिख सकते हैं। पाठ में आने वाले अव्यय पदों को आपको छांट करके आपको ढूंढ करके लिखना है। आप उनको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 6वां कि कीटः किम प्रत्यवदत इति वर्णयत। कीट ने जो कीड़े थे, कीड़ों ने क्या कहा, तो कीड़ों के विषय में आपको यहाँ लिखना है। कीट ने कहा था, तो आप प्रश्न नंबर 5 पेज नंबर 5 पर आप देख सकते हैं नीचे जहाँ कीट का संवाद आता है। तो कीट कहते हैं मदीयैः अर्वकैः सार्धम अहम बहुवर्षेभ्यः अत्रैव उषितवान् अस्मि, अतो अयं वृक्षः ममैव। कि यह वृक्ष जो है मेरा है, क्योंकि मदीयैः अर्वकैः मेरे दादा पुश्ते इत्यादि जितने भी थे वो सब यहीं रहते थे, इसलिए इस वृक्ष पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार होता है। यह प्रश्न का उत्तर था। अगला प्रश्न है वृक्षः संदर्भे काकः किम अवदत्। वृक्ष के संदर्भ में काक ने क्या कहा, कौवे ने क्या कहा। तो कौवे ने कहा कि अहम अस्मिन् वृक्षे चिरात् वसामि, अतः अस्य उपरि ममैव अधिकारः वर्तते, अयं मदीयः वृक्षः इति काकस्य ध्वनिः अंतरिक्षं क्रमेण अस्पृशत्। इसका उत्तर भी आपको किताब में से ही मिल जाएगा, तो आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगा।
प्रश्न नंबर 8 है पशु पक्षिणः च अजापुत्रस्य संवाद लिखत। पशु पक्षियों का और अजापुत्र का आप संवाद लिखिए। तो सर्वप्रथम सभी पशु पक्षियों ने कहा अजापुत्र से कहा सर्वेषां वचनानि, सभी ने अपने अपने, जब पशु पक्षियों ने सभी ने कहा कि अस्य वृक्षस्य उपरि अस्माकं सर्वेषां एकैकस्य अधिकारः वर्तते, तदा अजापुत्रः सर्वेषां वचनानि श्रुत्वा सः अवदत् यत् अस्तु मया सर्वेषां समस्या समाकर्णिता, इदानीं मम वचनानि यूयं शृणुत। तब वह सभी को एक एक शाखा काटने के लिए कहता है और कहता है कि काश्चन शाखा काकेभ्यः काश्चन शाखान्तराणि च क्रमकीटेभ्यः मूलं सर्वेभ्यः अनेन प्रकारेण सर्वेभ्योऽपि वृक्षं विभज्य दापयिष्यामि। इस प्रकार से मैं वृक्ष का सर्वत्र काट पीट करके मैं सभी को दिलवा दूंगा, ऐसा अजापुत्र ने कहा। देखिए समय का अभाव है, इसलिए आपको सुनकर ही इसको लिखना पड़ेगा और सुनकर ही आप इसको लिखिए और लिख करके आप इसको याद करिए, क्योंकि इनके प्रश्नों के उत्तर आपको कहीं भी किसी भी गाइड में किसी कुंजी में आपको नहीं मिल सकते। इसलिए जो मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ उसी को लिखते चलिए। प्रश्न नंबर 9 है एव अपि तर्हि ततः इत्यानि अव्ययं प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। कि इतने प्रकार के जो वाक्य हैं, इन वाक्यों को प्रयोग करके आपको इन अव्ययों का प्रयोग करके आपको वाक्यों का निर्माण करना है। जैसे पहला है एव, तो एव का प्रयोग कर दीजिए आप वाक्य में, फिर अपि का, तर्हि का, ततः इत्यादि अव्ययम, इन अव्ययों का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे एव है, जैसे रामः एव दशरथस्य पुत्रः, वाक्य किसी भी प्रकार का चल सकता है कि रामः एव दशरथस्य पुत्रः। अपि का प्रयोग करेंगे लक्ष्मणेन सह रामः अपि वनम् अगच्छत्, तर्हि यदि अहं गच्छामि तर्हि त्वं किं करिष्यसि, ततः अहम इतः गच्छामि त्वं ततः गच्छतु इति। इस प्रकार से हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, देखिए कि शुकः किम अवदत् इति वर्णे। शुक ने क्या कहा, आपको प्रश्न का उत्तर देते हुए बताना है कि शुक ने उसमें क्या कहा था। तो शुकः अवदत् यत् अस्य वृक्षस्य फलानि खादन् जन्मतः अहम अत्रैव वर्ते नाहम इमं द्रमुं परित्यक्तुम् इच्छामि। मैं जन्म से इस वृक्ष के फल खाते हुए पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मैं इस वृक्ष की शाखा छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। मदीय एवायम न्यग्रोध वृक्षः इति उच्चैः अभणत, और यह जो वृक्ष है वह सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ऐसा बार बार वो ऊंची आवाज में चिल्लाने लगा। तो बच्चों ये थे आपके ज्ञान परक प्रश्न। अब आपके सामने प्रस्तुत होते हैं समझ परक प्रश्नाः। सबसे पहले प्रश्न है वृक्षे के वसन्ति स्म तेषां विषये लिखत। तो वृक्ष पर कौन कौन रहते थे उन सभी का आपको परिचय देना है। तो सबसे पहले, क्योंकि ये समझ परक प्रश्न है और इनकी जो शब्द सीमा है कम से कम 50 शब्द में होनी चाहिए संस्कृत भाषा में। अन्य भाषा या अन्य विषयों की अपेक्षा यदि हम तुलना करें तो उनमें 100 से 150 शब्दों की समय सीमा रखी गई है, लेकिन संस्कृत भाषा में आपको समय की शब्द सीमा कम दी गई है, इसलिए आप उसको ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि वृक्षे के वसंती तेषां विषये लिखत, कि वृक्ष में कौन कौन निवास करते थे वह आपको लिखना है। तो वृक्ष पर पशु पक्षिभ्यः बहुविधेभ्यः जीव जंतुभ्यः मनुष्येभ्यः च निवसन्ति स्म, यह आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। इनके साथ साथ उस वृक्ष पर जो लोग रहते थे, तो एकः काकः निवसति, एकः काकः निवसति स्म, सर्पाश्च निवसन्ति स्म, इसके बाद वहाँ तत्र निवसन्ति क्रमकीटेभ्यः निवसन्ति स्म, शुकः निवसन्ति स्म, अजापुत्रः तत्र निवसन्ति स्म। एते सर्वे जीवाः तत्र वृक्षस्य उपरि निवसन्ति स्म। प्रश्न नंबर 2 है दैनिक जीवने पर्यावरण रक्षणं संवर्धनं कथं भवितुं शक्यते, कि हम दैनिक जीवन में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन कैसे कर सकते हैं। देखिए इसका उत्तर आप लिखिएगा कि दैनिक जीवने पर्यावरणस्य रक्षणं वयं कर्तुं शक्नुमः। कथं, यत् सर्वप्रथम वयं नदीनां जलेषु स्वच्छ भवेत्, तत्र
जलस्य मलिनं न भवेत्, वृक्षाणां संरक्षणं संवर्धनं च, वृक्षस्य रोपणं च, अस्माकं परितः यत् पर्यावरणस्य भागः अस्ति तेषां कृते स्वच्छ भवितव्यः इति। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं कि दैनिक जीवन में हम पर्यावरण का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, वृक्षाः मानव जीवने कथम सहायकः इति वर्णत। वृक्ष, अभी हमने आपको समझ परक ज्ञान परक प्रश्न में भी इसका उत्तर दे ही दिया है कि वृक्ष जो होते हैं वो मानव जीवन में किस प्रकार से सहायक होते हैं, तो आप उसको सुन करके वैसा का वैसा ही लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, देखिए, वृक्षाः किम शिक्षयति इति लिखत। वृक्ष आपको क्या शिक्षा देते हैं? तो सर्वप्रथम हम लिखते हैं इसमें कि वृक्षाः अस्माकं कृते परोपकारम शिक्षयति। वृक्ष जो है हमें परोपकार की सबसे पहले शिक्षा देते हैं। जैसे वृक्षाः अस्माकं कृते अनिलं ददाति, फलानि ददाति, पुष्पानि ददाति, पत्राणि अपि ददाति, काष्ठाः अपि ददाति, किन्तु किमपि अस्मात् किमपि न याचति। वृक्षाः अस्माकं कृते सर्वं ददाति, न किमपि याचति। अतो वयं सर्वे मिलित्वा वृक्षेण किं शिक्षयामः? यत् वृक्षाः परोपकाराः भवन्ति। प्रश्न नंबर 5 है, देखिए, वृक्षाणां रोपणस्य आवश्यकता कथम अस्ति इति वर्णयत। कि वृक्षों के रोपण करने की आवश्यकता आपको क्यों है? प्रश्न है कि वृक्षों के रोपण करने की, उनको लगाने की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि वृक्षाणां रोपणस्य आवश्यकता पर्यावरणस्य संरक्षणाय भवति। यतो हि वयं यद् वृक्षाणां रोपणं न करिष्यामः तदा कथम अस्माभिः शुद्धवायुं ग्रहीष्यामः। अतो एव वृक्षस्य, यतो हि वृक्षाः अस्माकं कृते बहूनि उपकारकवस्तूनि अपि ददाति। यतो हि काष्ठाः अपि ददाति, फलानि, पुष्पाणि, मूलम् इत्यादि सर्वाणि अस्माकं कृते वृक्षाः ददति वा। अतो वयं कर्तुं शक्नुमः यद् वृक्षाणां रोपणं महत् आवश्यक वर्तते। प्रश्न नंबर 6 है, देखिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्ये पर्यावरणस्य महत्त्वं किम्। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का क्या महत्व है? तो ये हम पर्यावरण का जो निबंध हमारे किताब में दिया हुआ है, उस किताब के निबंध को हम अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें से आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य पर्यावरणस्य महत्त्वं किम्। प्रश्न नंबर 7 है, पंच स्वर संधि पंच विसर्ग संधि उदाहरणानि पाठात् लिखत। 5 इसमें भी आपको संधियों के उदाहरण आपको बहुत ही अच्छे से दिए हुए हैं, तो आप उनके उदाहरण भी वहां से देख करके लिख सकते हैं, जिसमें आप 5 स्वर संधि के उदाहरण और 5 विसर्ग संधि के उदाहरण देख करके लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ओजोन परतस्य परत इत्यस्य क्षरणं कस्मात् कारणात् भवति इति वर्णयत। तो ओजोन परत का जो क्षरण होता जा रहा है वह किस किस कारण से होता है? तो वह सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि कार्बन, जो हम बहुत सारी कार्बन इत्यादि जो गैसें होती हैं, उन गैसों के उत्पादन करने से हम देख रहे हैं कि ओजोन परत में क्षरण होता जा रहा है। बर्फ़ जो है हिमालय के, वो धीरे धीरे पिघलने लगी है ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण। तो इसका ये उत्तर भी आपको पर्यावरण के निबंध में ही आसानी से मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पर्यावरण संरक्षणार्थम उपायान लिखत। तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, वह आपने अभी हम जो प्रश्न नंबर 2 पढ़ाया था आपको, उसमें जो बताई थी बातें, उसको ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं। तो पर्यावरण बहुत प्रकार के बहुत तरीक़ों से बचाया जा सकता है। जैसे नदियों के जल को हम गंदा ना करें, नद्याः जलम वयम न मलिनम कुर्मः, पहला ये पॉइंट हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि वृक्षाणाम संवर्धनम करिष्यामः, वृक्षों को संवर्धन करें, संरक्षण करें। इस प्रकार से हम उसको लिख सकते हैं। तो वृक्षों के पर्यावरण के संरक्षण बहुत तरीके से हो सकते हैं। जैसे विषैली गैसों का उत्सर्जन जो है वो, उनको हम बंद कर दें। तो यदि विषैली गैसों का उत्सर्जन हम बंद कर देंगे तो स्वतः ही पर्यावरण सुरक्षित और संरक्षित हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, वृक्षाः इति विषयम् अधिकृत्य संस्कृते लेखम लिखत। कि वृक्ष के निबंध को आपको लिखना है, वृक्ष इस विषय को लेकर के आपको निबंध लिखना है। तो बच्चों, ये बहुत ही सरल प्रश्न है। आप वृक्ष के विषय में जितनी भी बातें जानते हैं कि वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं, उन सभी के विषय में आप एक 10 पॉइंट का निबंध तैयार कर लीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से यहाँ वृक्ष का निबंध आप लिखते हैं। क्योंकि वृक्ष को हर बच्चे ने देखा है, हर बच्चे ने वृक्ष को बहुत ही आसानी से देख रखा है।
तो वृक्ष के गुण और फायदे इत्यादि वो सभी जानते हैं, तो आप वृक्ष का निबंध बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थे पार्ट 2 के प्रश्न बैंक के समस्त हल उत्तर। यदि आपको ये समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।